अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम चैप्टर 3 शुरू कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 2 जब हमने स्टार्ट किया था तो वो चैप्टर 3 स्टार्ट बेसिकली हमने किया था। जितने भी चैप्टर 3 के लेक्चर होंगे वो सारे के सारे लेक्चर 2 होंगे, बट उसके डिफरेंट पार्ट्स होंगे। तो अब तक आप 2 पार्ट्स लेक्चर 2 के कर चुके हैं। ठीक है, आज जो हम करने लगे हैं वो बेसिकली पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, पार्ट 3 में क्या है, आप पार्ट 2 में पढ़ कर आए थे केस 1 पुली का, जो कि मैट्रिक में पढ़ चुके थे। मैंने बताई थी आपको ये बात। और आज हमने क्या देखना है पार्ट 3 के अंदर लेक्चर 2 के केस नंबर 2 पुली का। तो आइए बेटा देखते हैं कि केस 2 का जो है वो क्वेश्चन कैसे आता है बोर्ड के अंदर। जो क्वेश्चन आता है केस 2 का पुली केस 2 का, वो बेसिकली कैसे आता है कि व्हेन टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 एंड m2 आर अटैच्ड टू द एंड ऑफ अ string passes over a frictionless and movable pulley in such a way that body A is moving downward while body B is placed on a horizontal surface। क्या कह रहे हैं, दो बॉडीज हमारे पास हैं, ए का मास क्या है m1, बी का मास क्या है m2, और दोनों को जो है वो एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग से क्या किया हुआ है, अटैच किया हुआ है। उसके बाद फ्रिक्शनलेस और मूवेबल पुली से गुजार दिया। अच्छा, अब क्या है कि एक एंड पे लगाई होगी बॉडी बी ए और अदर एंड पे लगाई होगी बॉडी बी। ठीक है, पुली कैसी है, फ्रिक्शनलेस, मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है। जितना बॉडी ए नीचे जाएगी उतना बॉडी बी ऊपर जाएगी, जितना बॉडी बी नीचे जाएगी उतना बॉडी ए ऊपर जाएगी। ये था केस नंबर 1 के अंदर। केस 2 में क्या है कि जितना बॉडी ए मूव करेगी डाउनवर्ड उतना बॉडी बी मूव करेगी टूवर्ड्स द पुली। ठीक है बेटा। अच्छा, मूवेबल क्यों है, क्यों, जाहिर है कि पुली भी जो है वो मूव करने वाली है। सही है। अच्छा, अब कह रहे हैं कि आप क्या कीजिए कि इन दोनों बॉडीज़ की वजह से प्रोड्यूस होने वाली एक्सीलरेशन फाइंड आउट कीजिए, और जो स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस हो रही है उसका भी फॉर्मूला ड्राइव कीजिए। ठीक है, तो जब भी हम कभी इन दोनों बॉडीज़ की एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना चाहेंगे या टेंशन फाइंड आउट करना चाहेंगे तो हमारे पास यहाँ से जो फॉर्मूला ड्राइव हुआ होगा इस सवाल के ज़रिए हम वो हमेशा यूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं बेटा कि हमने इस डेरिवेशन का स्टार्ट कैसे किया। जनाब, डेरिवेशन की हेडिंग डालेंगे सबसे पहले, और जो सवाल बोर्ड आपको लिख के देगा बिल्कुल एज इट इज़ कॉपी कर देंगे, सिर्फ एक वर्ड चेंज करने के बाद। वहाँ लिखा हुआ था व्हेन टू बॉडीज़, आप क्या कर देंगे, कंसीडर टू बॉडीज़। बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन की को देखकर जो है आप पूरा पैराग्राफ लिख दीजिएगा। बस ड्राइव द एक्सप्रेशन वाला सेंटेंस शुरू हो रहा है वो कॉपी मत कीजिएगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल सरफेस से कॉपी कीजिएगा। कॉपी करने के बाद आप बनाएंगे डायग्राम। डायग्राम के अंदर आप देख रहे हैं कि जो कुछ आपने यहाँ पे एक्सप्रेस किया वो बाय डायग्राम भी एक्सप्रेस कर सकते हैं आप डायग्राम बनाने के बाद। ये बॉडी ए है, m1 इसका मास है, कहाँ जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है। ये बॉडी बी है, इसका मास है m2, ये कहाँ जा रही है, टूवर्ड्स द पुली जा रही है, और हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी हुई है। ठीक है। अच्छा, बॉडी ए पे कितनी फोर्सेज लग रही हैं और बॉडी बी पे कितनी फोर्सेज लग रही हैं और कैसे कैसे लग रही हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो आइए बेटा नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि है क्या। अच्छा जनाब, हेडिंग आपके पास सामने लिखी हुई नजर आ रही होगी, कंसिडर फोर्सेज ऑन बॉडी ए। बॉडी ए जो कि डाउनवर्ड मूव कर रही थी तो उस पर लग रही थी दो फोर्सेस। कौन कौन सी, वेट और टेंशन। वेट आपका लग रहा था कैसे, डाउनवर्ड। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया कि वेट ऑफ द बॉडी विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड। बेसिकली वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg होता है। अच्छा, मज़े की बात यह कि हर बॉडी का वेट जो है वो डाउनवर्ड ही एक्ट करता है, क्योंकि वेट की डेफिनेशन बेसिकली यही है कि वो फोर्स जो किसी बॉडी को टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ लेके जाए वो वेट कहलाती है। W=mg फॉर्मूला होता है। वी आर टॉकिंग अबाउट बॉडी ए, दैट्स वाई वी राइट 1 है। जहाँ जहाँ बॉडी ए के बारे में बात करेंगे वहाँ वहाँ हम क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे। टेंशन में अब बच्चों से होता है सर टेंशन में आप 1 क्यों नहीं लगा रहे। टेंशन में इसलिए 1 नहीं लगा रहे क्योंकि यहाँ टेंशन इस जो स्ट्रिंग के अंदर प्रोड्यूस हो रही है वो स्ट्रिंग एक ही है। वही स्ट्रिंग बॉडी ए से भी अटैच है, वही स्ट्रिंग बॉडी बी से भी अटैच है, इसलिए इसमें 1 और 2 नहीं लगाया जाता। ठीक है, टेंशन लग रही है कैसे, इसमें बॉडी ए के अंदर अपवर्ड लग रही है। ठीक है, अब वही बिल्कुल जैसे केस 1 में किया था वैसे ही केस 2 के अंदर भी है सब कुछ स्टार्टिंग में। अच्छा, अब बॉडी ए कहाँ जा रही है कि बॉडी ए मूव कर रही है डाउनवर्ड। क्यों मूव कर रही है, क्योंकि वेट बड़ा है। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरीके से ले लीजिए कि आप जब स्कूल में थे तो आपके एनुअल फंक्शन के अंदर एक स्पोर्ट्स हुआ करता था कि आपने रोप ली या स्ट्रिंग ली, कुछ स्टूडेंट्स राइट पे खड़े होते थे, कुछ स्टूडेंट्स लेफ्ट पे खड़े होते थे, दोनों खींचते थे। जिसकी फोर्स ज़्यादा होती थी वो स्ट्रिंग को अपनी तरफ खींच लिया करता था। यानी कि इन शॉर्ट बात यह है कि W1 ले जाना चाहता है बॉडी ए को नीचे, टेंशन ले जाती है बॉडी ए को ऊपर। ठीक है, लेकिन इन दी एंड होता क्या है, बॉडी ए कहाँ जा रही होती है, डाउनवर्ड जा रही होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड थी, यानी कि वेट जो है बॉडी ए को डाउनवर्ड ले गया। ठीक हो गई बात यहाँ तक। जब बॉडी ए को वेट डाउनवर्ड ले गया तो उसका मतलब वेट बड़ा है टेंशन से, तो क्या लिखेंगे हम, W1 इज़ ग्रेटर देन टेंशन। राइट। अच्छा, अब
इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ W1 ही आपके वजह W1 जो है वो बड़ा है तो W1 ही फोर्स अप्लाई हो रही है, नहीं है कि नहीं, दोनों फोर्सेस का इफेक्ट है। जब दोनों फोर्स का इफेक्ट होता है तो हम निकालते हैं रिजल्टेंट फोर्स, यानी कि दोनों की कंबाइंड फोर्स क्या लगी बॉडी ए के ऊपर। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकाली जाती है, बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस करके। बड़ी फोर्स कौन सी है, डाउनवर्ड फोर्स है, छोटी फोर्स कौन सी है, अपवर्ड फोर्स है। डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स कर दिया आपने, और हम जानते हैं फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं एफ से, लेकिन बात कर रहे हैं बॉडी ए के बारे में, तो इसलिए क्या लगा देंगे, F1 लगा देंगे। डाउनवर्ड फोर्स क्या है, W1 है, अपवर्ड फोर्स क्या है, टेंशन है। तो इक्वेशन क्या बन गई आपके पास, F1 इज इक्वल्स टू W1 माइनस टी। W1 की वैल्यू ऊपर लिखी नजर आ रही है M1G। अगले स्टेप में क्या करेंगे, W1 की वैल्यू को पुट करवा देंगे M1G, और इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, F1 इज इक्वल्स टू M1G माइनस टी, एंड दिस इक्वेशन इज नेम्ड एज इक्वेशन नंबर 1। लेकिन हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो हमारे पास F का फॉर्मूला होता है वो ma होता है, तो वो भी हम लिख देते हैं कि F1 बराबर किसके हो जाएगा, जाहिर है M1A के बराबर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। व्हेन टू इक्वेशंस आर इक्वल टू द सेम वेरिएबल देन वी आर सपोज टू कंपेयर दैम। जब कंपेयर किया तो आंसर क्या मिल गया, M1A इज इक्वल्स टू M1A ये वाली इक्वेशन का, M1G माइनस टी ये वाली इक्वेशन का। दोनों को कंपेयर कर लिया तो कंपेयर करके आंसर क्या आ गया, M1A इक्वल्स टू M1G माइनस टी। यहाँ पर सारी फोर्सेस को जिक्र कर लिया हमने बॉडी ए की, दैट्स वाई दिस इक्वेशन स्टम्ड एज इक्वेशन नंबर ए। और बॉडी ए का जो जितना भी डिस्कशन था वो यहाँ पे एंड हो गया। अब हम नेक्स्ट टाइम में करेंगे बॉडी बी की डिस्कशन। अच्छा जनाब, बॉडी बी क्या कह रही है आपको, बॉडी बी में जो कितनी फोर्सेज हैं, बॉडी बी में आपके पास 3 फोर्सेज लग रही हैं। क्या लिखेंगे, देयर आर 3 फोर्सेज एक्टिंग ऑन बॉडी बी। ठीक है, डायग्राम में देख रहे थे 3 चीज़ें थी, W2, टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन R था आपके पास। ठीक है, तो दैट्स वाई क्या लिखा हुआ है, देयर आर 3 फोर्सेज एक्टिंग ऑन बॉडी बी। कौन कौन सी, वेट लग रहा था एक्टिंग डाउनवर्ड, वेट का फॉर्मूला होता है W इक्वल्स टू mg, बट वी आर टॉकिंग अबाउट बॉडी बी, दैट्स वाई वी राइट 2 हियर। नेक्स्ट फोर्स इज टेंशन। टेंशन कैसे लग रही है, टेंशन स्ट्रिंग में प्रोड्यूस हो रही है, एक्ट कर रही है टूवर्ड्स द पुली, क्योंकि बॉडी कहाँ जा रही है, टूवर्ड्स द पुली जा रही है, राइट। अच्छा, उसके बाद जो तीसरी फोर्स है वो कौन सी है, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द सरफेस विच इज एक्टिंग अपवर्ड, जो कि वेट के मुकाबले में लग रहा है। ठीक है, अच्छा सरफेस पे रखी हुई है बॉडी तो वेट लाई कर रहा है सरफेस के ऊपर, सरफेस ने शरीफ तो यानी कि छोड़ देगी, वेट बर्दाश्त करती रहेगी बॉडी का। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन उतनी ही फोर्स लगाएगी रिएक्शन के तौर पर उस सरफेस, उस बॉडी के ऊपर। ठीक है, और ये फोर्स बेसिकली क्या कहलाएगी, रिएक्टिव फोर्स नॉर्मल रिएक्शन कहलाती है, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। वेट है डाउनवर्ड तो जाहिर है कि नॉर्मल रिएक्शन कैसा होगा, अपवर्ड होगा। ठीक है, अच्छा अब सवाल ये पैदा होता है कि सर बॉडी बी जो है वो जा किधर रही है। ठीक है, बॉडी बी आपके पास कहाँ जा रही है, बेसिकली टूवर्ड्स द पुली जा रही है। क्यों जा रही है टूवर्ड्स द पुली, वो इसलिए जा रही है टूवर्ड्स द पुली क्योंकि बॉडी ए जो है टूवर्ड्स द पुली इस वजह से जा रही है बिकॉज वेट ऑफ द बॉडी एंड नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द सरफेस which are equal and opposite in direction so they cancel each other। जाहिर है जितना वेट बॉडी का लग रहा था सरफेस के ऊपर उतना ही सरफेस में लगा नॉर्मल रिएक्शन, दोनों के मैग्नीट्यूड, दोनों की वैल्यूज बराबर हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो क्या होगा, अपोजिट इन डायरेक्शन जो है दोनों कैंसिल कर देंगे दूसरे को। सिर्फ टेंशन जो है बॉडी बी की मूवमेंट की क्या होगी, रिस्पॉन्सिबल होगी। दैट्स वाई टेंशन की डायरेक्शन में बॉडी बी जो है वो मूव कर रही है, राइट। अच्छा अब जाहिर है कि वेट और नॉर्मल रिएक्शन कैंसिल हो गए तो एक ही फोर्स बचती है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ टेंशन होगी। फोर्स को हम डिपेंड करते हैं किससे, F से, तो यहाँ क्या आ जाएगा F2 आ जाएगा। टेंशन को करते हैं T से, यहाँ T आ गया, ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। फिर आप न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंगली क्या करेंगे कि F जानते हैं ma के बराबर होता है, तो F2 क्योंकि बॉडी बी की बात कर रहे हैं इसलिए 2 लगा दिया, F2 इक्वल्स टू M2A हो गया। दोनों इक्वेशन F2 के बराबर है, क्या करें दोनों को कंपेयर कर ले। जब कंपेयर कर लिया तो क्या बन गया, M2A इक्वल्स टू T बन गया। और यहाँ हमने डिस्कस कर लिया बॉडी बी की भी फोर्सेस को, बॉडी बी की फोर्सेस को डिस्कस कर लिया। जब बॉडी बी की फोर्सेस को डिस्कस कर लिया तो इक्वेशंस क्या मिल गई हमें एंड में, M2A इक्वल्स टू T मिल गया। ये हमने कह ली इक्वेशन नंबर बी। अब इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को डिस्कस करते हुए या यूज़ करते हुए हम निकालेंगे एक्सीलरेशन का फॉर्मूला और टेंशन का फॉर्मूला। जनाब तो देखते हैं कि एक्सप्रेशन फॉर एक्सीलरेशन कैसे फाइंड आउट होगी। हमने क्या किया, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लिया। क्यों ऐड किया, क्योंकि एक इक्वेशन में जो हमें टी एलिमिनेट करना है, क्योंकि ए चाहिए जाहिर है, एक इक्वेशन के अंदर टी माइनस में, एक इक्वेशन के अंदर टी प्लस में।
जो टी माइनस में बेसिकली है वो इक्वेशन ए के अंदर है, और जो प्लस में वो इक्वेशन बी के अंदर है। जब हमने दोनों इक्वेशन को प्लस किया तो क्या मिल गया, m1a प्लस m2a। टी यहाँ माइनस में था, प्लस में था, माइनस प्लस क्या हुआ, कैंसिल हो गए, क्या आ गया राइट साइड पे m1g आ गया। अब आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, तो क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। जब कॉमन निकालेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बच जाएगा, m1a प्लस m1 प्लस m2 इंटू a इक्वल्स टू m1g m1g। सही है, m1 प्लस m2 क्या हो रहा है यहाँ पे, मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ। जाहिर है कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एक्सलेशन का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा हमें, a इक्वल्स टू m1g अपॉन m1 प्लस m2। वेन एवर यू वॉन्ट टू फाइंड द फॉर्मूला ऑफ यू वॉन्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सलेशन इन केस नंबर 2 ऑफ पूरी, यू हैव द फॉर्मूला दैट इज a इक्वल्स टू m1g ओवर m1 प्लस m2। सिमिलरली हम इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करते हुए टेंशन भी फाइंड आउट करेंगे, वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। सो एक्सप्रेशन फॉर टेंशन का फाइंड करने का फॉर्मूला हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इन इक्वेशन ए को और इक्वेशन बी को डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड किया तो क्या हुआ, लेफ्ट साइड अपॉन लेफ्ट साइड, यानी कि लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन 1 अपॉन लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन नंबर बी, लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन ए, लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन बी, राइट साइड ऑफ इक्वेशन ए, राइट साइड ऑफ इक्वेशन बी। ठीक है, ऊपर भी ए नीचे भी ए से क्या हो गया कैंसिल। यहाँ कैंसिल क्यों नहीं रहा टी से टी, क्योंकि ये टी जो है माइनस के साइन के साथ इससे जुड़ा हुआ है m1g से, दैट्स वाई कैंसिल नहीं हो सकता। जब ए से ए कैंसिल हो गया तो क्या बची इक्वेशन हमारे पास m1 अपॉन m2, बाकी सब कुछ वैसे ही का वैसे ही है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, टी वहाँ जाके मल्टीप्लाई, ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, क्या हो गया, m1t इक्वल्स टू m2 m1g माइनस टी, ये m2 से मल्टीप्लाई होगा, ये m2 से मल्टीप्लाई होगा, क्या बन जाएगा m2 m1g माइनस m2t। हम इसको m1 m2g भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ कि ये जो है आपके पास m2t माइनस में मतलब कि इसमें जाएगा प्लस में। जब प्लस में हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप में कैसे लिखा जाएगा, m1t प्लस m2t इक्वल्स टू m1 m2g। यहाँ भी t है, यहाँ भी t है, आपने क्या किया, कॉमन निकाल लिया। जब कॉमन निकाल लिया तो इक्वेशन क्या बन गई, m1 प्लस m2 इंटू टी इक्वल्स टू m1 m2g। यहाँ इससे m1 m2 जो है क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जब वहाँ शिफ्ट कराओगे तो डिवाइड हो जाएगा, और क्या बन जाएगा फॉर्मूला टेंशन का हमारे पास, t इक्वल्स टू m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। अच्छा, अब ये तो निकल गया टेंशन का फॉर्मूला। जब भी आप स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होने वाली टेंशन फाइंड आउट करना चाहेंगे केस 2 में, तो आपके पास ये फॉर्मूला होगा। आई होप सो कि पूरी डेरिवेशन समझ में आ गई होगी आपके, और कोई मसला भी नहीं आया होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।